हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें कुछ प्रश्न जो है एनिमल हस्बेंड्री और एग्रोनॉमी के दिए गए हैं और कुछ प्रश्न जो है मिक्स क्लास है, हॉर्टिकल्चर के भी हो सकते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। श्वेत क्रांति के अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण भारत में कब शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन ए दिया गया है 1970, ऑप्शन बी दिया गया है 1980, ऑप्शन सी दिया गया है 1990 और ऑप्शन डी दिया गया है 1965। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। 1970 में जो है ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है इसमें, ये जो 1965 में जो है एन डी डी बी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, दूध देने वाले पशुओं को दिन हर दिन जो है शरीर रक्षा मेंटेनेंस डाइजेस्ट के अतिरिक्त प्रति 2.5 से 3 किलोग्राम दूध पर कितना राशन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 0.5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 1 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 2 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी है 3 किलोग्राम। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 किलोग्राम जो है दूध देने वाले पशुओं को हर दिन शरीर रक्षा के लिए जो है 2.5 से 3 किलोग्राम दूध पर देना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, गर्भवती गाय या भैंस को ब्याने से 2 माह पूर्व दाने के अतिरिक्त कितना विशेष राशन यानी कि फ्लशिंग, जो विशेष राशन होता है उसे देने के लिए फ्लशिंग कहा जाता है। उसे जो देते हैं उसे फ्लशिंग कहते हैं, देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1 से 1.5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 3 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 0.5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि दाना नहीं देना चाहिए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 से 1.5 किलोग्राम जो है हमें फ्लशिंग देना चाहिए। ये जो है चारा के अतिरिक्त जो राशन दिया जाता है पौष्टिक के लिए, पोषक तत्वों को के लिए, उसे हम फ्लशिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, नवजात बछड़े को पैदा होने से तुरंत बाद उसकी माँ का पहला गाढ़ा दूध पिलाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है टोन मिल्क, ऑप्शन नंबर बी है कोलेस्ट्रम या फिर खीर, ऑप्शन नंबर जो है सी है मट्ठा और ऑप्शन नंबर डी है मलाई। तो इसमें जो है नवजात बछड़े को पैदा होने के तुरंत बाद उसकी माँ का पहला गाढ़ा जो दूध पिलाया जाता है उसे खीस या कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, नवजात बछड़े को जो खीस यानी कोलेस्ट्रॉम पिलाना क्यों अनिवार्य माना जाता है, मतलब जो उसे खीस पिलाई जाती है वह क्यों जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए है यह बछड़े को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी पेट साफ करने में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी यह केवल वजन बढ़ाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, जो कि यह बछड़े को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है और यह पेट साफ करने में भी सहायक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, गाय का सामान्य गर्भकाल गेस्टेशन पीरियड जो होता है औसतन कितने दिनों का होता है। ऑप्शन नंबर ए है 280 से 283 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर बी 310 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है 150 दिन का होता है और ऑप्शन नंबर डी जो है 365 दिन का होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 280 से 283 दिन का होता है गाय का गर्भकाल। और जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 310 दिन, ये जो है हमारा भैंस का होता है, जो गर्भकाल होता है भैंस का होता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसमें जो है 147 से 150 दिन होता है, ये जो है हमारे भेड़ और बकरी का गर्भकाल होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ये देखो आ गया, भैंस का जो है सामान्य गर्भकाल औसतन कितने दिनों का होता है। ऑप्शन नंबर ए 280 दिन, ऑप्शन नंबर बी 310 दिन, ऑप्शन नंबर सी जो है 150 दिन, ऑप्शन नंबर डी 400 दिन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 310 दिन का जो होता है ये गर्भकाल होता है भैंस का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है, भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 147 से 150 दिन का। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 280 दिन का। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 310 दिन का। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 114 दिन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा ए राइट हो जाएगा। 147 से 150 दिन का जो है भेड़ का जो गर्भकाल होता है, और यही जो गर्भकाल है बकरी का भी होता है, ठीक है। और इसमें जो एक दिया गया है डी वाला 114 दिन का, ये जो होता है ये सुअर का जो है गर्भकाल होता है 114 दिन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, सुअर का गर्भकाल। देखो ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया है। इसमें दिया गया सुअर का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो इसमें हम पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर ए जो राइट हो जाएगा, इसमें 114 दिन का गर्भकाल होता है। इसे महीनों में कहेंगे तो 3 माह 3 सप्ताह और 3 दिन का गर्भकाल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा, मुर्गियों के अंडों से बच्चे बाहर निकालने में औसतन कितने दिनों का समय लगता है, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। कितने दिन का समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 15 दिन का। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 21 दिन का। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 28 दिन का। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 30 दिन का। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। 21 दिन का जो है मुर्गियों के अंडे से बच्चे निकलने में समय लगता है। और इसमें ऑप्शन नंबर जो डी सी दिया गया है 28 दिन का। ये जो है हमारे बतख या फिर जो टर्की होती हैं, इनके अंडों से बच्चे निकलने का समय जो है 28 दिन का होता है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 28 दिन का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य यानी कि सीमेन को किस द्रव में और कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बर्फ में 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पानी में 10 डिग्री सेल्सियस पर। और डी कह रहा है हीलियम में -270 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके सीमेन को जो है -196 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन के रूप में रखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, गाय या भैंस के थनों से दूध पूरी तरह निकालने में और अधिकतम कितना समय लगना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मतलब गाय जो दूहते हैं तो कितने समय में पूरा दूध निकाल लेना चाहिए और कितने समय तक उसका ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 5 से 7 मिनट तक। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 15 मिनट तक। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 20 मिनट तक। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कोई समय सीमा नहीं है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 5 से 7 मिनट तक। 5 से 7 मिनट में जो है गाय या भैंस का जो दूध है सारा दूध निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसका जो प्रभाव रहता है वो कुछ 5 से 7 मिनट तक ही रहता है, जिसके अंदर हमको सारा दूध निकाल लेना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है पशुओं से दूध दूहने की सबसे अच्छी और सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चुटकी विधि। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अंगूठा दबाकर धोना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पूर्ण हस्त विधि या मुट्ठी बांधकर धोना। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि कौन सी मानी जाती है? सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, पूर्ण हस्त विधि या मुट्ठी बांधकर। ये जो है सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। और इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अंगूठा दबाकर विधि, ये जो है दोषपूर्ण विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है पशुओं को बहुत ही कष्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पशुओं से जो दूध दूहने की वह दोषपूर्ण विधि कौन सी है जिससे थनों में गांठ या थनैला रोग होने का डर रहता है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण हस्त विधि। ऑप्शन नंबर बी है अंगूठा विधि। ऑप्शन नंबर सी है चुटकी विधि। और ऑप्शन नंबर डी है मशीन विधि। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण विधि जो है उसका राइट आंसर है अंगूठा विधि, बी वाला,
ठीक है, ये जो है इसका दोषपूर्ण भी, ये दोषपूर्ण विधि होती है, इससे जो पशुओं को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है चुटकी विधि, यह आमतौर पर छोटे पशुओं में अपनाई जाती है, जैसे भेड़ या बकरी में दूध निकालने के लिए चुटकी विधि अपनाई जाती है, या फिर जो लास्ट में अंतिम क्षण में जो दूध बचता है थनों में से, वो निकालने के लिए चुटकी का हम प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, बरसीम जो रबी ऋतु का मुख्य चारा है, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मेडिकागो सटाइवा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सोरगम वल्गेर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पेनिसेटम टाइफाइडम। तो इसमें जो इसका बरसीम का जो वानस्पतिक नाम है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, ये जो है बरसीम का वानस्पतिक नाम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है मेडिकागो सटाइवा, ये जो है हमारा रिजिका का होता है। किसका? रिजिका, जिसे हम इंग्लिश में लूसन भी कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है सोरगम वल्गेर, ये जो होता है ये ज्वार का वानस्पतिक नाम होता है। किसका? ज्वार का। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये होता है बाजरा का। किसका? ये बाजरा का वानस्पतिक नाम होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, रिजिका या लूसर्न जो चारे की रानी क्वीन ऑफ फॉडर कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मेडिकागो सटाइवा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एविना सटाइवा, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है विग्ना साइनेंसिस। तो रिजिका का जो वानस्पतिक नाम है हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला मेडिकागो मेडिकागो सटाइवा, ये जो हो जाएगा लूसर्न का वानस्पतिक नाम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, जई के चारे या अनाज का वानस्पतिक नाम क्या है? जई का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एवेना सटाइवा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है हॉर्डियम वल्गेर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जियामेज, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एविना सटाइवा जो है यह जो है ओट का वानस्पतिक नाम होता है। इसमें जो दिया गया है हॉर्डियम वल्गेर, ऑप्शन नंबर बी, यह जो है किसका वानस्पतिक नाम होता है? यह जो है हमारा जौ का वानस्पतिक नाम होता है। किसका? जौ का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है जियामेज, यह हमारा किसका होता है? ये मक्का का वानस्पतिक नाम होता है। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम ये तो आप जानते ही होंगे, ये आपको कमेंट में बताना है किसका वो वानस्पतिक नाम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18, दलहनी चारे की फसलों जैसे बरसीम की जड़ों में कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एजेक्ट्रोबेटर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राइजोबियम ट्राइफोलाई, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है राइजोबियम जैपोनिकम, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कॉलिस्ट्रीडियम। तो इसमें जो है दलहनी फसलों में जैसे बरसीम हो गई, इसकी जड़ों में कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राइजोबियम ट्राइफोलाई जो होता है ये दलहनी फसलों की जड़ों में रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, हरी खाद ग्रीन मैन्योर के लिए उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय और तेजी से बढ़ने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सनई या ढैंचा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मक्का, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ज्वार, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कपास। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सनई या ढैंचा जो है ये सबसे लोकप्रिय और तेजी से बढ़ने वाली फसल है उत्तर भारत में हरी खाद के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, मिट्टी के कटाव यानी कि सॉइल इरोजन को रोकने के लिए सबसे प्रभावशाली फसल समूह कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कतार वाली फसलें जैसे मक्का, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है घनी और फैलने वाली फसलें जैसे मूंग उड़द मूंगफली, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लंबी बढ़ने वाली फसलें जैसे गन्ना, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कोई भी फसल नहीं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। घनी और फैलने वाली फसलें जैसे मूंग हो गई, उड़द हो गई और मूंगफली, ये जो है सॉइल इरोजन मृदा के कटाव को रोकती हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है समोच्च खेती या कंटूर फार्मिंग मुख्य रूप से किस प्रकार के क्षेत्रों में मृदा और जल संरक्षण के लिए की जाती हैं। मतलब समोच्च खेती या कंटूर फार्मिंग जो है किस क्षेत्रों में मृदा और जल संरक्षण के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मैदानी क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है दलहनी क्षेत्रों में। तो यह जो खेती कंटूर फार्मिंग या फिर समोच्च खेती है इसे जो है हिली एरिया यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में इसे अपनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पौधों की वृद्धि प्लांट ग्रोथ रेट को बहुत ही सूक्ष्मता से मापने के लिए किस भारतीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है क्रेस्कोग्राफ, जेसी बॉस द्वारा आविष्कृत, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पोटोमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ऑक्सीनोमीटर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ए और सी दोनों। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, ए और सी दोनों क्रेस्कोग्राफ हो जाएगा, ठीक है। और जो है सी ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीनोमीटर, ये भी राइट हो जाएगा। और जो क्रेस्कोग्राफ के आगे दिया गया है जेसी बॉस, ये जो है इनका पूरा नाम जगदीश चंद्र बॉस है जिन्होंने इस यंत्र का आविष्कार किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे जो हमने भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किस महान भारतीय वैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है डॉक्टर सीवी रमन ने, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जगदीश चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जेसी बॉस यानी इनका पूरा फुल नेम है जगदीश चंद्र बॉस जी, इन्होंने जो है क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 24 कह रहा है सॉरी, पौधों में फल और फूलों को समय से पहले गिरने से रोकने के लिए किस पादप वृद्धि नियंत्रक प्लांट हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एन ए यानी कि क्लोफिक्स या ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एफिसिक और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कवकनाशी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए वाला एन ए प्लानोफिक्स या ऑक्सिन एसिड हार्मोन। इसका जो छिड़काव करते हैं फूलों को समय से पहले गिरने से रोकने के लिए इस हार्मोन का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने का मुख्य कार्य करता है फलों को पकाने का मुख्य कार्य करता है और गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जिबरेलिन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एथिलीन और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है साइटोकाइनिन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एथिलीन जो हार्मोन होता है ये फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 26 दिया गया है पौधों में बौनेपन को दूर करने और तने की लंबाई तेजी से बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एब्सिसिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है फ्लोरिजन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। जिब्रेलिन जो है ये पौधे की जो बौनापन है उसे दूर करता है, तने की लंबाई को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है पौधों में कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन को तेजी से बढ़ाने वाला यानी कि तेज करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एथिलीन और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। साइटोकाइनिन जो होता है यह कोशिका विभाजन को तेजी से बढ़ाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है तनाव हार्मोन या वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहा जाता है जो पत्तियों के झड़ने और सुसुप्तावस्था को बढ़ाता है।
क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए दिया गया है जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एब्सिसिक अम्ल यानी कि एबीए, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ऑक्सिन और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एब्सिसिक अम्ल जो है या तनाव हार्मोन या वृद्धिरोधक हार्मोन कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 29 दिया गया है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र CAFRI उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। पहले तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं। CAFRI सेंट्रल एग्रीकल्चर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है झांसी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कानपुर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्रयागराज। तो इसमें हमारा इसका ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। ये कहाँ है, झांसी में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारतीय घास स्थल एवं चारा अनुसंधान संस्थान IGFRI कहाँ स्थित है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ये इंडियन ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह ऑप्शन नंबर ए दिया गया है करनाल, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है झांसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह भी जो है झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है IGFRI। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR कहाँ स्थित है। IISR का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कानपुर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पंतनगर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है IISR। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है गन्ना प्रजनन संस्थान SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, जहाँ गन्ने की नई किस्म विकसित की जाती है। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि शुगर केन जो है ये वाला क्वेश्चन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR और ये वाला क्वेश्चन गन्ना प्रजनन संस्थान जो है गन्ना जो है ये प्रजनन संस्थान है। ये जो हमारा कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है और लखनऊ में IISR स्थित है। कौन सा IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, और यहाँ पे SBI स्थित है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 33 नंबर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहाँ स्थित है। IIPR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। ये ऑप्शन नंबर ए दिया गया है झांसी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कानपुर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लखनऊ और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वाराणसी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कानपुर कल्याणपुर उत्तर प्रदेश में IIPR भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR कहाँ स्थित है। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कानपुर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नई दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, वाराणसी शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI भारत में कहाँ स्थित है। CPRI इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है पटना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मेरठ, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कुफरी शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में CPRI स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो गाइज हम 35 यानी कि 35 क्वेश्चन ही थे। तो कैसी लगी आपको क्लास कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए धन्यवाद।